वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के बहुत फेवरेट होते हैं। तो स्टैटिक डेटा है जो कि ईवीएस के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जो क्वेश्चंस हम यहाँ लेने वाले हैं इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। देखा होगा आपने, बहुत रिपीट होते हैं। शुरुआत करते हैं। कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इसके लिए कई सारी गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। नंबर 1 पर आती है जलवाष्प, दूसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सारी गैसेस जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है, आप देखते हैं हर साल गर्मी बढ़ जाती है, जो टेम्परेचर इंक्रीज होना अर्थ का, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर गैस कोई पूछी जाएगी इन सब में से, ये सारे ऑप्शन में मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन में मिलेंगी, चारों गैसेस होंगी। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है कौन सी? जलवाष्प, वाटर वेपर। और ऑप्शन में अगर आपको ये ना हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलेगा, तो फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड पे करेंगे अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो। और ऑप्शन में अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो जलवाष्प सही आंसर रहेगा। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण क्या है? वो है ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन परत का जो डिप्लीशन है, ओजोन परत जो कम हो रही है उसकी थिकनेस, वो। क्लाइमेट चेंज में क्या आता है? अभी जो ग्लोबल वार्मिंग देखा था। जुगाली करने वाले पशु जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण करते हैं वो कौन सी है? तो जो जुगाली करते हैं, हमारे घरों में जो पशु होते हैं, गाय भैंस, ये सब क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, कट चिविंग करते हैं, चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इनके मुंह से जो गैस निकलती है उसका नाम है मीथेन गैस। मीथेन गैस को ही कहते हैं मार्श गैस। तो इनके मुंह से निकलती है मीथेन गैस और ये ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो इसकी अभी एक क्वेश्चन लिया था पिछले वीडियो में। जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से इस तरह की जो मीथेन गैस का उत्सर्जन है या निस्सरण है ये होता है। इसको कम करने के लिए इनको समुद्री शैवाल अगर दिया जाता है तो ये मीथेन का उत्सर्जन कम करते हैं पशु। अभी देखा था। तो ये शोध किसने किया था? रिसर्च अभी किया था कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। तो उसको भी याद रखेंगे। अगला देखें। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल। इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है पहली परत। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किए जाती है। कौन सी रेडिएशन को अवशोषित अब्जॉर्ब करती हैं? ओजोन या ओजोन बायोस्फीयर। ओजोन बायोस्फीयर जो है वो किस चीज से बचाता है हमको? जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज की, सन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हमारी रक्षा करती हैं। अगला है ओजोन परत के ह्रास यानी डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी कौन सी है? कौन सी गैस होती है? तो ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं, CFC गैसेज जो होती हैं, जो रेफ्रिजरेटर में होती हैं इस्तेमाल, इनके एमिशन से जो है ओजोन परत जो है धीरे धीरे कम होती है। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? सबसे ज्यादा कार्बन एमिटर देश कौन सा है? चाइना। किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? वो है भूटान। इसका रिवर्स क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, ऊपर वाला क्वेश्चन, ये चाइना वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, तो वो है चीन। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? मैफ्रॉन होती है फ्रिजेस के अंदर हमारे। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो पॉल्यूटेंट्स होता है सिगरेट के धुएं में, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिड रेन की वजह क्या होती है? अम्ल वर्षा। बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड्स के मध्य क्रिया के फलस्वरूप क्या है? एसिड रेन होती है। कारखानों से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसके लिए जिम्मेदार होती है। किस देश ने सर्वाधिक, कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा एसिड रेन होती है? नॉर्वे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहां पर है? इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहां? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? सवाल ये कह रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए देश के अंदर हमारा जो भारत देश का क्षेत्रफल है उसका कुल कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए, ट्री होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए? तो देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 हिस्से पर वन होना चाहिए। या तो 1/3 करके ऑप्शन में देगा या 33% देगा आंसर। इतना होना चाहिए, इतना प्रपोज्ड है, बट अभी है कितना वो भी क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी देख लीजिए इस तरह से। अब पहला एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है?
देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 2017 में भारत की कौन सी वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है? 15वीं। यहां से क्वेश्चन बन जाता है एक सर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत पर जो है वनों का विस्तार है? अगर वनों की बात करेगा सिंपली फॉरेस्ट की, तो 21.54% वन है। एक और सवाल सुनिए इसी के जैसा, डिफरेंस समझना दोनों में। तो भारत वन स्थिति 2017 के अनुसार भारत में जो वनावरण है, जो फॉरेस्ट कवर है, सिर्फ जंगल जो है वो है 21.54%। अगर वृक्षावरण की बात की जाए, ट्री कवर का क्या मतलब होता है? ट्री कवर वो होते हैं, जैसे ये जंगल का एरिया तो अलग हो गया, ये 21.54% है, जबकि होना कितना चाहिए था? 33%। अभी डिस्कस किया है ना ऊपर। एक्चुअल में कितना है? वो है 21.54%। अब ये जो है ट्री कवर जैसे हमारे घरों में भी पेड़ पौधे होंगे, सड़कों के किनारे जितने भी पेड़ पौधे आपने देखे हैं वो सब आ जाएंगे ट्री कवर में। तो ये 2.84 इतना है ट्री कवर। किसी फैक्ट्रीज में, किसी कंपनी में, पार्क में ये सब पेड़ पौधे ही ट्री कवर होते हैं। तो टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, अगर इन दोनों को शामिल कर लिया जाए, इसी तरह से सवाल पूछेगा, भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 24.40%। या फिर पूछेगा, या फिर इस तरह से दे देगा 24.39%। अप्रॉक्सीमेटली लिया है मैंने, एग्जैक्ट आपका ये वाला है। इस डेटा को याद रखेंगे और सिंपली अगर फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो ये आंसर होगा। देश में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.54, जो कि 70.83 मिलियन हेक्टेयर इतने क्षेत्रफल पर है। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर ये आप देख सकते हैं मिलियन हेक्टेयर में। आप ये डेटा अगर आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये डेटा नहीं पूछा जाता, परसेंटेज में ज़्यादा पूछा जाता है। बाघ परियोजना कब आई थी? जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च हुआ था? 1973 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये डेज आ गए यहाँ पर देखिए। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इसको कहा जाता है, आंध्रा में है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, उत्तराखंड के राज्य के किस पार्क को वर्ष 2016 में शामिल किया गया है? तो राजाजी नेशनल पार्क है, सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तराखंड है ये। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व है भारत में। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। अगला चलिए, पर्यावरण दिवस 5 जून। ये सवाल बहुत कॉमन हो गया है आजकल, नहीं पूछा जाएगा। इसका थीम पूछ सकता है, पीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम था इस साल का। भारत ने होस्ट किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को है। विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर है। पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे है 22 अप्रैल को। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। हाथी परियोजना, ये देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। 5 मौसमों का बाग, ये कहाँ पर है? ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस है, महरौली दिल्ली के अंदर। विश्व शौचालय दिवस, ये स्वच्छ भारत मिशन से कनेक्टेड है थोड़ा क्वेश्चन। तो विश्व शौचालय दिवस, तो ये पूछा जा सकता है 19 नवंबर को, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के दौरान ही टॉयलेट्स बनाने का जो है टारगेट है भारत में। विश्व परिवेश दिवस, तो ये कौन सा है? 5 अक्टूबर को है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टबैको डे है 31 मई, ये पूछा जा सकता है अभी। विश्व पर्यावास दिवस है, वर्ल्ड हैबिटेट, ये भी देखा था। परिवेश या पर्यावास या हैबिटेट डे, ये होता है अक्टूबर का फर्स्ट जो मंडे होता है, या फिर 5 अक्टूबर के नाम से ये ऑप्शन में मिलेगा। संविधान दिवस है 16 नवंबर, इस दिन तो तैयार हुआ था भारत का संविधान बनकर, कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना 1982 में हुई थी। ये प्रथम सामुद्रिक पार्क की बात कर रहे हैं, गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में की गई थी। तो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में, यानी कच्छ में। टाइलर पुरस्कार जो है क्यों दिया जाता है? टॉयलर। तो टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन देता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है। 2003 में शुरू किया गया था ग्लोबल 500 पुरस्कार। याद रखना, ग्लोबल माने अर्थ पर मतलब इन्वायरमेंट की बात करिए आपसे। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है, किसके क्षेत्र में? ये पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इसको रिप्लेस किया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के नाम से 2005 में ही। अब चलिए, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाम से ही पता लग रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए।
राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये किस लिए है, इसको याद रखिए, ये थोड़ा चेंज्ड है। देखिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में, ये पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1980 को। दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। और अगला है इंडियाज फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन अंटार्कटिका, कौन सा है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, जो सिर्फ जिस पर सिर्फ बर्फ है, दक्षिणी ध्रुव पर है, तो उसमें पहला भारत का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, रिसर्च सेंटर था, वो था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, तीसरा था भारती, 2012 में। तीनों नाम याद रखेंगे। अगला है सॉरी, ये बताना है आपको, सीए कैजरी जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ है ये, राजस्थान में। सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985 में। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया 1995 में, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, कैडमियम की अगर इसमें अधिकता हो जाए तो इससे कौन सा रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, इटाई मतलब हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है पेयजल में, या फिर पारा युक्त अगर हो, तो पीने वाले पानी में अगर मरकरी यानी पारा है वो मिल जाए तो उससे मिनी माता रोग हो जाता है। इससे बहरापन और मानसिक डिस्टर्बेंस जो होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है कोई भी। भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट लगा हुआ था। 3 दिसंबर को वहाँ पर यूनियन कार्बाइड में एक जहरीली गैस थी जिसका नाम था आइसोसाइनेट का जो शॉर्ट फॉर्म है कहते हैं MIC। ये लीकेज हो गया, इसके टैंक का लीक होने की वजह से बहुत बड़ा वहाँ दुर्घटना हुई थी, हज़ारों लोगों की जान गई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से इसको जाना जाता है। MIC का फॉर्मूला रख लीजिए CH3NCO। ये पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस। भोपाल गैस ट्रेजिडी कितनी तारीख को हुई थी, 3 दिसंबर 1984। ईयर बहुत पूछा जाता है। कहाँ पर हुई थी, यूनियन कार्बाइड, ये पूछी जाती है, मध्य प्रदेश में जो है भोपाल में हुई थी। तो कौन सी गैस थी जिसके रिसाव की वजह से ये हादसा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC के नाम से ही पूछा जाता है। अगला है चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुई थी, ये रशिया में जो है चेरनोबिल है, वहाँ पर स्थित जो परमाणु केंद्र है, नाभिकीय दुर्घटना हुई थी वहाँ पर। ध्वनि की इकाई आप जानते हैं क्या होती है, डेसिबल। ध्वनि को मेजर किया जाता है डेसिबल में। BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD की फुल फॉर्म आती है जैव ऑक्सीजन मांग। एक प्रकार का ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। सवाल पूछा जाएगा BOD क्या है, तो ये क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर, प्रदूषण सूचकांक है। BOD जल प्रदूषण मापने की इकाई है। आप जो अपने प्रदूषकों पॉल्यूटेंट्स के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है, दामोदर रिवर। याद रखेंगे, सबसे पुरानी जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या फिर परियोजना है कौन सी है, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखेंगे। एसिड रेन जब वर्षा और बारिश के जल में अम्ल यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। एसिड रेन का pH 5 से 6 के बीच होता है। अगला देखिए, प्योर वाटर का कितना होता है, 7। तो उद्योग जो होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में यातायात के जो वाहन या फिर जो यातायात के वाहन होते हैं उनसे जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये N2O SO2 जैसी ये गैसें वायुमंडल में स्थित जो वाटर वेपर होती है ना, जो जलवाष्प से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं, और ओस और बारिश की बूंदों के रूप में ये पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। यही होती है एसिड रेन। तो ताजमहल का रंग अभी देखते हैं, पीलापन है ताजमहल के अंदर, वो किस वजह से है, वो एसिडिक रेन की वजह से। ताजमहल देखोगे आपको व्हाइट लगेगा अभी, लेकिन हल्का हल्का पीलापन उसमें आने लगा, उसका कलर चेंज होने लगा है उस मार्बल का जो उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ताजमहल का रंग फीका पड़ना या ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचाने की वजह क्या है, वो एसिड रेन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा एक जोन विकसित किया है, इसको कहते हैं ताज ट्रेपीजियम जोन। चलिए आगे देखिए। तो भारत में कुछ क्रांति हुई हैं, उन क्रांतियों पर क्वेश्चन बनते हैं। पहली क्रांति डिस्कस करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति इसको कहते हैं। तो हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सबसे पहले ऑप्शन में इस तरह से बना देगा कि कृषि से संबंधित है। रिलेटेड टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है ये क्रांति आई थी। या फिर ये ऑप्शन में ना होगा तो गेहूं की पैदावार से संबंधित है ये। अब सवाल बनते हैं दो इस तरह के। एक कॉमन क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है इंडिया में।
हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, या हरित क्रांति के पिताजी कौन है भारत के? वो है एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक या पिता एम एस स्वामीनाथन है। और अगर पूछेगा वर्ल्ड में, सिंपली ऐसे पूछेगा कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर उसमें इंडिया ना लगाए, सिर्फ सिंपली इतना ही पूछे, तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड करके भी पूछ सकता है। श्वेत क्रांति, सफ़ेद रंग, सफ़ेद क्रांति किससे है? सफ़ेद रंग में आपको क्या दिखता है? देखिए जो मिल्क है ना, मिल्क, ये मिल्क का रंग होता है वाइट, आप याद रख सकते हैं, वाइट होता है। तो ये वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दूध से। दूध मतलब दूध का हम क्या करेंगे, यानी मिल्क प्रोडक्शन में, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये। तो वर्गीस कुरियन क्या कहलाते हैं? वर्गीस कुरियन इज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से है, यानी दुग्ध उत्पादन से है, और इसके कौन है पिता? वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति के बारे में बात करेंगे, मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन कैसे याद रखेंगे कि मछलियों से है, फिश प्रोडक्शन से है ये। देखिए अर्थ को आप देखते हैं, ऊपर से अर्थ का रंग जो है नीला दिखाई देता है, किस वजह से? उस पर जो पानी है, वाटर है प्रेजेंस उसकी 70-71% जो पानी की वजह से नीला दिखाई देता है समुद्र का रंग। तो समुद्र में ही वो जो फिशेज हैं वो समुद्र में रहती हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, जो फिश प्रोडक्शन है वो नीली क्रांति है। काली क्रांति, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। तो ये याद रखेंगे, ब्लैक रेवोल्यूशन है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से रिलेटेड। गुलाबी क्रांति, तो प्याज का रंग भी गुलाबी होता है, जो झींगे होते हैं, झींगा मछली होती है, इसके प्रोडक्शन दोनों से रिलेटेड है। अगला देखिए रजत क्रांति, सिल्वर। तो ये मुर्गी उत्पादन से या पोल्ट्री में, ये देखिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या फिर अंडे से रिलेटेड। मुर्गी अंडा एक दूसरे रिलेटेड है, कोई सा भी ऑप्शन में डाल सकता है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन, तो ये ग्रे रेवोल्यूशन है फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक है। फर्टिलाइजर मतलब जो उर्वरक होते हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में, और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ उधर है, मेरा अभी जो है, अभी एग्ज़ाम तो आपका कल पॉसिबल है कि हो ही जाएगा। आप क्या करेंगे, मेरा जो प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल, जो फेसबुक चलाते हैं तो वो जो है मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जो फेसबुक नहीं चलाते हैं वो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर सिंपली अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स को बता दीजिए किस एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करनी है। तो अभी आगे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हैं जो पढ़ाई से हट करके होंगे, तो उसके लिए ये आपका मतलब होना ज़रूरी है, मेरे से जुड़ा होना। चाहे आप फेसबुक के थ्रू जुड़ जाइए, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, चाहे टेलीग्राम के थ्रू, कैसे भी, बट आप कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे अपडेट्स हैं, आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपसे मिस ना हो, और बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।